तो यूं तो पहले चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब बारी दूसरे चरण की है, लेकिन सही मायनों में चुनाव प्रचार तो अब शुरू हुए हैं। बिल्कुल। और पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी अपनी पसंदीदा पिच पर बैटिंग कर रही है, जैसा हम जिक्र अविनाश कर भी रहे हैं। और आज इसी कड़ी में पीएम मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर फिर से कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाई और कांग्रेस की नीयत पर फिर से सवाल खड़ा किया। क्या हुआ आज दिन भर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। माताओं बहनों के पास सोना होता है, हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। चुनाव प्रचार तो अब शुरू हुआ है, पहले तो बस अदायगी हो रही थी। दरअसल पहले चरण के नीरस चुनाव प्रचार के बाद अब बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। पहले चरण में कम वोटिंग होने के बाद बीजेपी अपनी पसंदीदा पिच पर खेलने के लिए रोज विपक्ष और कांग्रेस को न्योता दे रही है और इसके लिए सियासी गुगली फेंक रहे हैं बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी। इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। पहले पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के संसाधन पर पहला हक किसका वाले 18 साल पुराने बयान की याद दिलाई और कहा कि अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। फिर पीएम ने कहा कि कांग्रेस वाले मां बहनों के मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। और फिर राजस्थान के टोंक में पीएम मोदी ने हनुमान जयंती के मौके पर कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस पर यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी दलित और आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम कर मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन उनके ये इरादे भी कभी सफल नहीं होंगे। दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। और न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि उनके मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर एफआईआर होती है और पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले खुले में घूमते हैं, जबकि विपक्ष पीएम मोदी के बयान का विरोध कर रही है। हनुमान चालीसा जो चैंटिंग किए थे अपने दुकान में, उधर उनको अंदर करा दिया है। तो जय श्री राम बोला गया, उन लोगों को जब धमकी दिया गया तब भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है उन लोगों को फ्री छोड़ा है। ये कांग्रेस का नीति है। हमारा इस्लाम, हमारा अल्लाह हमें ये सिखाता है कि सबके साथ बराबरी से चलो।
कभी हमारे मजहब ने यह नहीं कहा कि दूसरे मजहब को बुरी तरह से देखो, बल्कि हर वक्त कहा कि दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। जिस तरह तुम अपने दीन की इज्जत करते हो, दूसरे दीन की भी इज्जत करो। In fact, a lot of speeches made by the leadership of the BJP should be questioned. They're invoking all sorts of things that may create differences amongst many people in India. They should take cognizance of that. As far as Congress is concerned, our agenda is positive. We are fighting this election with India Alliance to make sure that we have a better future. इधर AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के ज्यादा बच्चों वाले बयान पर आपत्ति जताई है और पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ और खुद पीएम मोदी के 6-7 भाई बहन हैं, इस पर बीजेपी क्या सोचती है। मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले। वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन मालूम? 7। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। तो कुल मिलाकर दूसरे चरण के आते आते बीजेपी अपनी पसंदीदा पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रही है। पुराने बयान खंगालकर नए माहौल में सियासी फायदा ढूंढा जा रहा है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम पर लौट आई है, यानी उसे पहले चरण में तगड़ा झटका लगा है। खैर, किसे झटका लगा है, किसे सियासी करंट लगेगा, ये तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे चरण के वोटिंग से पहले हो रही बयानबाजी और चुनावी भाषणों से साफ है कि अप्रैल के आखिरी आते आते सियासी पारा भी अपने पूरे शबाब पर है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और अविनाश, अभी तो सिर्फ एक चरण निपटा है। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होने हैं और दूसरे चरण तक आते आते असल मुद्दे पीछे छूट गए हैं और तमाम उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है जो बहुत पहले किसी वजह से हम लगातार देखते रहे। बहरहाल, अब आगे क्या क्या और रंग देखने को मिलेंगे, इतना दिलचस्प होगा।